Every crime needs two parts, mens rea और actus reus. Mens rea mean guilty mind और actus reus mean guilty act. बट कई बार कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो बाय एक्सीडेंट होते हैं, बाय कंपल्शन होते हैं और उसमें क्रिमिनल माइंड प्रेजेंट नहीं होता। तो उन सिचुएशंस में क्या होता है, जो एक्यूज्ड होता है वो इस बात से डिनाई नहीं करता कि एक्ट नहीं हुआ, वो कहता एक्ट तो हुआ है पर वो किन सर्कमस्टांसिस में हुआ है। तब वो अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात कर सकता है अगर उसका ऑफेंस किसी एक जनरल एक्सेप्शंस में आता है। तो चलिए आज हम इन वन गो सारे एक्सेप्शंस करेंगे, सेक्शन 14 से लेके 33 तक। हम ये वाले पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम प्राइवेट डिफेंसेस करेंगे, को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करेंगे, फिर हम जुडिशियल एक्ट्स की बात करेंगे एंड ट्रिफ। तो चलिए मूव करते हैं हम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब जो सेक्शन 14 है और सेक्शन 17 है, ये दोनों ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि सेक्शन 14 जो है वो बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की या फिर बाउंड बाय लॉ, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 17 भी बात करता है बट जस्टिफाइड बाय लॉ। तो चलिए इन्हें वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हमें मैक्सिम का पता है कि इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सिक्यूजेट इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सिक्यूजेट। अब इस मैक्सिम का मीनिंग है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है उसे तो एक्सक्यूज किया जा सकता है बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ को नहीं किया जा सकता। इग्नोरेंस को हम मिस्टेक भी बोल सकते हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को तो एक्सक्यूज किया जा सकता है बट मिस्टेक ऑफ लॉ को नहीं किया जा सकता। अब चलिए हम इसे मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो ए ना पार्क में बैठा है, पार्क के बेंच पे ना एक ब्लू कलर का बैग पड़ा है और एग्जैक्टली सेम बैग जो है ए के पास भी है। उसे लगा कि ये उसी का बैग है, वो उठा के ले गया, और जब वो उठा के ले गया और उसे बाद में पता चला ओहो ये तो मेरा है नहीं, मेरा तो घर में ऑलरेडी पड़ा है, तो वो तो किसी और का है। अब क्या हुआ, अब ए ने जो है ऑनेस्टली बिलीव किया कि ये उसका बैग है, तो इसलिए वो घर ले गया, तो उसका क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ। अब इसी एग्जांपल से मिस्टेक ऑफ लॉ समझते हैं। अब सपोज करो कि ए उस सीट पे बैठा है और वहां पे ब्लू कलर का बैग है आगे, पर उसे पता है कि मेरा घर में है बैग, पर वो सोचता है ये तो लॉस्ट प्रॉपर्टी है, उठा के ले जाता हूँ, कौन सा कोई देखेगा, तो वो उसे उठा लेता है। अब ये क्या करती है उसने, मिस्टेक ऑफ लॉ, क्योंकि उसने जानबूझ के चोरी करी है, चीज को उठाया है, तो वो हो गया मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता जबकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को किया जा सकता है। अब हम इसे एक केस के साथ समझते हैं, M.H. जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो आता है, मुंबई एयरपोर्ट पे आता है फॉरेन से, और वो अपने साथ गोल्ड लेके आता है, और जबकि इंडिया में उस टाइम पे गोल्ड बैन हो चुका था, नोटिफिकेशन आई थी। अब वो कहता है कि नहीं ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो कोर्ट ने बोला नहीं ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, इसलिए उसे गिल्टी पाया गया और इसे एज ए ऑफेंस माना गया, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि लॉ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब सपोज करो कि आप दूसरी कंट्री में जाते हो, अब कनाडा आते हो, यूएसए आते हो, यूके जाते हो, सपोज करो उन्होंने लिमिट रखी है कि आप ना जो कनेडियन करेंसी है, यूएसए की करेंसी है या फिर पाउंड में करेंसी है, आप 10,000 पाउंड या डॉलर से ज्यादा लेके नहीं आ सकते, पर आप 20,000 ले जाते हो। अब ये क्या हुई, मिस्टेक ऑफ लॉ हुई। ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको लॉ का पता होना चाहिए। तो अब हमें क्लियर हो गया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है। तो चलिए अब हम अच्छे से समझते हैं आगे। सेक्शन 14 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 14 सिंपली ये बोलता है जो भी पर्सन लॉ के द्वारा बाउंड है कोई एक्ट करने के लिए, या फिर वो ऐसा सोचता है कि वो बाउंड है, उसे वो काम करना जरूरी है, और उस सिनेरियो में अगर वो कोई काम करता है तो वो पर्सन जो है वो प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 14, राइट। अब चलिए आगे इसके एसेंशियल्स देख। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है कि जो भी पर्सन कोई एक्ट करता है, जब वो एक्ट करता है वो या तो बाउंड बाय लॉ होना चाहिए या फिर उसे इस चीज का बिलीव होना चाहिए ऑनेस्टली कि वो बाउंड बाय लॉ है,
इस काम को करने के लिए, उसे जरूरी करना ही पड़ेगा। सेकंड है गुड फेथ। अब गुड फेथ में क्या है कि जो वो एक्ट कर रहा है उस एक्ट को उसे गुड फेथ के साथ करना है। तो थर्ड पॉइंट है कि जो बिलीफ है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से अराइज होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ से नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कि ये जो सेक्शन 14 है ये अप्लाई कब होता है। तो कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, कोई एक्ट करने के लिए, या फिर वो ऑनेस्टली बिलीव करता है कि वो लीगली बाउंड है, उसे वो काम करना ही पड़ेगा, और वो ऐसा काम जो है वो गुड फेथ में करता है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तब फिर सेक्शन 14 की जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है। और इसके इलस्ट्रेशंस देखें तो उससे इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए कि एक सोल्जर होता है, उसका जो सुपीरियर ऑफिसर होता है उसे बोलता है कि जो मोब है, एक बड़ी भीड़ होती है, कि आप ना उसके ऊपर ना फायर करो ताकि हम जो है ना पब्लिक ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन कर सके, और वो फायर कर देता है। अब उसने फायर कैसे की? उसने फायर इसलिए की क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था, क्योंकि उसके सुपीरियर ने उसे ऑर्डर दिया था, और सिंस ही is bound by lawful orders, his act is not an offense. तो उसका एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 14, तो वो प्रोटेक्टेड होगा। केस लॉ है इसमें। अब इस केस में क्या होता है, इसे आसानी से समझने के लिए हम करते हैं कि मान लो कि पुलिस ऑफिसर है, उसने बी को पकड़ना, तो बी को पकड़ने के लिए गया, अंडर वारंट अरेस्ट करने के लिए गया, पर उसने सी को पकड़ लिया ये सोचते हुए कि सी ही बी है। बट बाद में क्या हुआ, पता चला कि नहीं, सी जो है वो बी नहीं है। तो सी ने बोला कि मेरी तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करी गई है। तो कोर्ट ने बोला दिस इज नॉट एन ऑफेंस बिकॉज द पुलिस ऑफिसर इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। तो आपको समझ आ गया कि अगर कोई पर्सन अपने आप को सोचता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, या फिर ऐसा उसे रीजनेबली बिलीफ है उसका कि वो बाउंड बाय लॉ है, तो उस सिनेरियो में अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो जाती है अंडर सेक्शन 14 जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। तो ज्यादा केसेस इसमें होते हैं जैसे कोई सीनियर जो है सुबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं। अब अगर सेक्शन 14 का पर्पस देखा जाए तो पर्पस क्या है सेक्शन 14 का? ये प्रोटेक्ट करता है जो भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर ऑनेस्टली बिलीव करके अपनी उस ड्यूटी को फुलफिल करता है और इन गुड फेथ। गुड फेथ का क्या मतलब है? गुड फेथ का मतलब है कि कोई प्री प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा मोटिव नहीं होना चाहिए, इलविल नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अब सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 क्या बात करता है कि कोई ऐसा एक्ट जो किया जाता है बट जस्टिफाइड बाय लॉ होता है, या फिर ऐसा बिलीफ होता है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, इन गुड फेथ वो काम किया हो। अब इसे आगे हम इसेंशियल एलिमेंट से समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि द एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ और ऑनेस्टली बिलीविंग सो दैट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जो एक्ट वो कर रहा है कोई भी पर्सन, सबसे पहले तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना ही चाहिए, या फिर उस पर्सन का ऐसा बिलीफ होना चाहिए कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, ऑनेस्टली ऐसा बिलीफ होना चाहिए, और जो मिस्टेक होनी चाहिए वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। फैक्चुअल एरर हो सकता है बट इट कांट बी द मिस्टेक ऑफ लॉ। और पर्सन जो है ही मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, ठीक है, जब भी वो वैसा एक्ट कर रहा है उसे गुड फेथ में वो एक्ट करना चाहिए। अब इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए जो है वो जी को देखता है, उसे लगता है कि जी है कि कोई ना मर्डर कमिट कर रहा है, तो वो ए गुड फेथ में जो है वो बिलीव करता है कि लॉ जो है उसे अलाउ करता है कि किसी ऑफेंडर को वो अरेस्ट कर सकता है। तो वो क्या करता है, जाके जी को पकड़ लेता है और फिर उसे पुलिस के पास हैंड ओवर कर देता है। अब बाद में पता चलता है जो जी है वो मर्डर नहीं कर रहा था, वो तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तो इस केस में देखा जाए तो ए ने तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर दी, अब क्या ए लायबल होगा, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाएगी? द आंसर इज नो, ही विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अंडर प्रोटेक्टेड होगा क्योंकि जो उसका एक्ट है दैट इज जस्टिफाइड बाय लॉ। अब इसमें एक केस लॉ है, केशव साहू वर्सेस सालिग्राम शाह।
अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो है अक्यूज्ड ने पुलिसमैन की हेल्प करी थी एक बुफेलो कार्ट को रोकने के लिए, जिसमें ये सस्पिशन था कि वो बुफेलो कार्ट में जो है राइस को स्मगल कर रहा है, बट बाद में ये इंफॉर्मेशन फॉल्स निकली। तो उसने फिर अक्यूज ने डिफेंस लिया सेक्शन 17 का। देन व्हाट द कोर्ट सेड कि अक्यूज्ड एक्टेड इन गुड फेथ एंड अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, थिंकिंग देयर एक्ट वाज जस्टिफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट इसका पर्पस क्या है इस सेक्शन का? इस सेक्शन का पर्पस मेनली जो है प्रोटेक्ट करना है किसी भी उस पर्सन को जो गुड फेथ में एक्ट करता है, जिनका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, जैसे सेल्फ डिफेंस हो गया, ठीक है, तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो उन लोगों को जो है प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल एक्ट्स। अब जुडिशियल एक्ट्स जो है ये भी एक जनरल एक्सेप्शन है, तो ये सेक्शन 15 के अंडर दी गई है कि जो भी जजेस के एक्ट हैं उनके लिए जो है एक्सेप्शन है, और सेक्शन 16 के अंदर जो है जो भी लोग कोर्ट के ऑर्डर्स या जजमेंट्स को आगे एग्जीक्यूट करते हैं उनके लिए भी ये एक्सेप्शंस दी गई है सेक्शन 16 के अंदर। तो चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 15 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 15 में बोला है कि जो भी जज है, ठीक है, जब भी वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है तो वो प्रोटेक्टेड होता है अंडर सेक्शन 15। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो पर्सन होना चाहिए वो जज होना चाहिए, और एंड ही मस्ट बी एक्टिंग जुडिशियली, और वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा हो। ये नहीं कि वो अपना कोई पर्सनल काम कर रहा है, कोई जुडिशियली एक्ट नहीं कर रहा, आउटसाइड ऑफ ऑफिस है, तो वो नहीं चलेगा। एंड एक्ट मस्ट बी डन अंडर लीगल अथॉरिटी, और उसके पास पावर है, उसके पास जुरिसडिक्शन है वो काम करने की, और गुड फेथ में वो काम करता है। तो अगर ये सारे एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं देन सेक्शन 15 जो है वो प्रोटेक्शन देता है जजेस को। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं और भी इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। अब मान लो कोई ए जज है और ही इज बिलीविंग इन गुड फेथ कि उसके पास जुरिसडिक्शन है, और एंड ही पास्ड अ सेंटेंस। बाद में पता चला कि ही इज नॉट एम्पावर्ड, कि उसके पास तो ये पावर ही नहीं थी, जुरिसडिक्शन ही नहीं थी ऐसा करने की। अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि वो गिल्टी माना जाएगा? नहीं, जज को यहाँ पे गिल्टी नहीं माना जाएगा, ही वोंट बी गिल्टी, क्योंकि जब उस सेंटेंस सुनाई ही एक्टेड जुडिशियली एंड इन गुड फेथ, तो वो प्रोटेक्टेड होगा अंडर सेक्शन 15। तो केस लो भी है इसमें है मेघराज वर्सेस जकीर हुसैन 1975। अब इस केस में क्या हुआ? द कोर्ट हेल्ड दैट द मजिस्ट्रेट वाज एक्टिंग जुडिशियली एंड विद इन हिज जुरिसडिक्शन ही कुड नॉट बी हेल्ड क्रिमिनल लायबल। तो बोला गया कि क्रिमिनली लायबल नहीं किया जा सकता अगर कोई मजिस्ट्रेट जुडिशियली एक्ट कर रहा है विद इन हिज जुरिसडिक्शन। नेक्स्ट इसका पर्पस, तो एक तरह से जो सेक्शन 15 है ये इंश्योर करता है जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो अपना काम, अपनी ड्यूटीज फियरलेसली और इंडिपेंडेंटली जो है वो परफॉर्म कर सके, नहीं तो उनको हर बात पे थ्रेट होगा, प्रोसिक्यूशन का डर होगा, राइट। तो नेक्स्ट है सेक्शन 16। अब सेक्शन 16 किस चीज की बात करता है? एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। अब कहते हैं कोई जजमेंट है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी पर्सन जो काम करता है वो सेक्शन 16 के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट से समझना आसान हो जाएगा कि देयर मस्ट बी अ जजमेंट और ऑर्डर। सबसे पहले इस सेक्शन की प्रोटेक्शन लेने के लिए कोई जजमेंट होनी चाहिए, कोई ऑर्डर होना चाहिए कोर्ट का। देन एक्ट मस्ट बी डन इन परसुएंस और वारंटेड बाय अ कोर्ट्स जजमेंट और द ऑर्डर। फिर जो एक्ट होना चाहिए वो एक्ट इसी जजमेंट और ऑर्डर के चलते होना चाहिए, उसी को एग्जीक्यूट कराने के लिए होना चाहिए, और गुड बिलीफ में होना चाहिए कि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, कोर्ट ने हमें ऐसे बोला है करने को और ऐसे करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब सपोज करो कि एक कोई पुलिस ऑफिसर है, वो एग्जीक्यूट करने जाता है वारंट, अरेस्ट करने के लिए किसी को, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट ने इशू किया है, और उसे पूरा बिलीफ है कि मजिस्ट्रेट ने इशू किया है, विद इन जुरिसडिक्शन इशू किया है। पर बाद में पता चलता है कि जो कोर्ट ने वारंट इशू किया था कोर्ट के पास तो उसकी अथॉरिटी नहीं थी, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? अब पुलिस ऑफिसर जो एग्जीक्यूट करने गया, क्या वो लायबल होगा?
नहीं, ऑफिसर वोंट बी गिल्टी क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्ट किया है और उसने कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो किया है। तो हम बोल सकते हैं जो सेक्शन 15 है वो जजेस के लिए है और जो सेक्शन 16 है उसमें डायरेक्शंस हैं, जो डायरेक्शंस को लेके काम किया जाता है, जो भी कोर्ट देती है। तो सेक्शन 16 का पर्पस क्या है? Who execute court's order in good faith without criminal intent। तो क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, गुड फेथ में काम कर रहे हैं। अब सपोज करो, इसी में एक एग्जांपल ले लो। अब पुलिस ऑफिसर है, उसे पता है कि जो वारंट है ना वो इफेक्टिव नहीं है, वैलिड नहीं है अभी, बट वो फिर भी चला जाता है ए को पकड़ने क्योंकि उसे ए पसंद नहीं है उसकी, या फिर उसके साथ कोई बनती नहीं है। उसने सोचा कोई नहीं, अगर वैलिड नहीं है मैं तो इसे फिर भी पकड़ के ले आऊंगा। तो क्या फिर वो प्रोटेक्टेड होगा सेक्शन 16 के अंडर? नहीं, ही वोंट बी प्रोटेक्टेड क्योंकि उसने गुड फेथ में काम नहीं किया, राइट? तो क्रिमिनल इंटेंट आ गया। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 18। सेक्शन 18 किसकी बात करता है? एक्सीडेंट की। कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लॉफुल एक्ट कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उसको करते करते। इसकी मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट रियो निसी मेन सिट्रिया कि एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज आल्सो गिल्टी। कि एक्सीडेंट हुआ पर पर्सन जो है वो उसका इंटेंट नहीं था वैसा करने का, पर वैसा काम हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट से समझ आएगा और भी अच्छे से कि एक्ट डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसफॉर्चून हो गया, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। वो एक्ट की जो आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे, जिससे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, उसके बारे में ना ही आपका क्रिमिनल इंटेंशन था ना ही आपको नॉलेज थी कि ऐसा हो सकता है। द एक्ट मस्ट बी लॉफुल। पर एक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। अगर अनलॉफुल एक्ट हुआ देन जनरल एक्सेप्शंस वॉन्ट अप्लाई, राइट? क्योंकि एक्ट ही इटसेल्फ अनलॉफुल है। तो इसमें स्पेशली बोला है कि एक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। जो लॉफुल एक्ट है वो लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मीन्स से होना चाहिए क्या, और प्रॉपर केयर एंड कॉशन ली होनी चाहिए उसको करते दौरान। तो इसकी इलस्ट्रेशन कि एक पर्सन है वो हैचेट से काम कर रहा होता है, तो उसका वो फ्रंट का पार्ट खुल के वाइड स्टैंडर होता है, उससे लग जाता है, पर्सन क्या होता है, मर जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, इट इज एन एक्सीडेंट क्योंकि वो पर्सन पूरी केयर से काम कर रहा था। तो अगर फिर भी उसे लग गया तो फिर ये एक्सीडेंट हुआ क्योंकि उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ करने का। इसमें हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी लेके जा रहे हो, सपोज करो 30 की स्पीड है, आप 30 की स्पीड से जाए जा रहे हो। आप ड्राइविंग कर रहे हो, वो आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके पास लाइसेंस है ड्राइविंग करने के लिए, और आप लॉफुल मैनर में कर रहे हो, आप स्पीड लिमिट के साथ चले हो, और आप लॉफुल मीन्स के साथ कर रहे हो। आपके पास गाड़ी है, रोड है, तो आप उस पे जा रहे हो, लॉफुल मीन्स में है। अब क्या होता है कि आप चलते जाते हो पर अचानक से ना एक एनिमल आपके आगे आ जाता है। एनिमल आगे आ जाता है तो पीछे वाली गाड़ी जो एकदम से रुकती है, तो पीछे वाली गाड़ी को भारी नुकसान हो जाता है। इसमें क्या होगा कि आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है अगर पीछे वाले को इंजरी हो गई या कुछ हो गया? नहीं, क्योंकि आप जो है विद इन लिमिट जा रहे थे, आपने लॉफुल एक्ट किया है, तो क्या है, आपको जो है प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 18 क्योंकि ये क्या हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, राइट? क्योंकि आप विद इन लिमिट थे, सब कुछ आप प्रॉपरली कर रहे थे, ड्यू केयर के साथ कर रहे थे। अब इसके ऑपोजिट ले लो। अब सपोज करो कि आप ना गाड़ी लेके जा रहे हो, ना ही आपके पास लाइसेंस है, ना ही गाड़ी आपकी है, और आप 40-50 की स्पीड पे जा रहे हो जहां पे 20 लिखा है। अब अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो आप पहले क्योंकि आपके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, गाड़ी आपकी नहीं है, तो अनलॉफुल करे जा रहे हो आप सारी चीजें, प्रॉपर केयर भी नहीं ले रहे हो। और अब अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा? नाउ यू विल बी लायबल क्योंकि सेक्शन 18 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी बिकॉज द एक्ट वाजंट लॉफुल और प्रॉपर और ड्यू केयर नहीं दी गई। तो इसमें केस लो था जागेश्वर वर्सेस एम्परर। अब इस केस में क्या होता है कि अक्यूज्ड जो है वो एक पर्सन को पीट रहा होता है,
तो बीच में फिर उसकी वाइफ आ जाती है, ठीक है, जिस पर्सन को पीट रहा होता है, और उसका 2 मंथ्स का बच्चा होता है उसके साथ। फिर वो क्या करता है कि जब वो वाइफ आती है, वो वाइफ को जोर से मारने की कोशिश करता है, पर ब्लो जो है वो बेबी के हेड पे लग जाता है और बेबी जो है वो मर जाता है। तो कोर्ट ने इसमें ये बोला कि नो डाउट कि बेबी को जो हिट हुआ वो बाय एक्सीडेंट हुआ, बट सेक्शन 18 की जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। द रीजन इज बिकॉज जो वो एक्ट कर रहा था अक्यूज्ड, वो एक्ट ही अनलॉफुल था, और वो अनलॉफुल एक्ट जो है अनलॉफुल मैनर में कर रहा था और विद अनलॉफुल मीन्स कर रहा था, इसलिए इस सेक्शन की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। फिर आया शंकर बाडोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन होता है, उसके घर में गेस्ट आए होते हैं, तो वो क्या करता है कि वो गन उठाता है, जो अक्यूज्ड होता है वो गन उठाता है, अनलॉक करता है, लोड करता है, और फिर बिल्कुल क्लोजली नजदीक से उस पर्सन को, जो भी इनवाइटी होता है, उसके ऊपर गोली चला देता है और वो पर्सन मर जाता है। अब कोर्ट ने इसमें बोला कि इस सेक्शन की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। द रीजन इज क्योंकि उसने ड्यू केयर और कॉशन नहीं लिया। इस सेक्शन का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट फॉर एन एक्सीडेंटल एक्ट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट व्हाइल डूइंग द लॉफुल एक्ट केयरफुली। मतलब कि क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, वो मिसिंग है, और बाई चांस अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तब जो है सेक्शन 18 की एक्सेप्शन मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 19 जो है ये किस चीज की बात करता है? नेसेसिटी की, कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म करना पड़ता है, राइट? कहते हैं नेसेसिटेट्स नॉन हैबिट लीगम, नेसेसिटी नोज नो लॉ। तो इसेंशियल एलिमेंट से अब जानते हैं कि सबसे पहले कहते हैं इस सेक्शन में क्या है, जो भी पर्सन है, जब भी कोई एक्ट हो रहा है, उसे नॉलेज होनी चाहिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म जो है वो हो सकता है, ठीक है, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, पर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए हार्म को कोज करने का। और वो एक्ट गुड फेथ में इसलिए होना चाहिए ताकि उसका पर्पस सिर्फ ये हो कि जो भी बड़ा हार्म है, ग्रेटर हार्म है, उसे प्रिवेंट करना या फिर अवॉइड करना। अब इसे इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। ए जो है, एक ना उसके उधर बड़ी बड़ी भारी फायर लग जाती है, फिर क्या करता है वो ना बीच के 1-2 हाउसेस को गिरा देता है ताकि जो फायर है ना आगे स्प्रेड ना हो। वो गुड फेथ में ऐसा काम करता है कि टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म। तो क्या अब ये ऑफेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने ये काम गुड फेथ में किया और इन ऑर्डर टू अवॉइड द ग्रेटर हार्म। अब इसमें एक केस लो है, आर वर्सेस डडली एंड स्टेफन। तो आर वर्सेस डडली एंड स्टेफन, इस केस में क्या होता है कि ये लोग ना समुद्र में फंस जाते हैं और काफी दिन तक ना भूखे प्यासे रहते हैं। इसमें एक बॉय होता है पार्कर जो 18 का होता है अराउंड, और 3 एडल्ट होते हैं, एक स्टेफन, एक डडली, एक ब्रुक्स। अब जो स्टेफन और डडली है ना, वो आपस में प्लान बनाते हैं कि हम तो भूखे प्यासे हैं, इधर ऐसे ही मर जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इस लड़के को मार के ना इसका मांस खाते हैं। फिर वो है समुद्र से कुछ दिनों के बाद बचा लिए जाते हैं, और फिर उनके ऊपर जो है उस लड़के के मर्डर का केस चलता है, और फिर वो डिफेंस लेते हैं कि जी हमें तो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। तो कोर्ट ने बोला कि दैट देयर वाज नो नेसेसिटी, क्योंकि आप कितना भी सीरियस कंडीशन क्यों ना हो, आप किसी को मार नहीं सकते, राइट? तो वो गिल्टी ऑफ माइंड हुआ। नेसेसिटी इज नॉट एन डिफेंस टू मर्डर and survival cannot justify the killing of helpless. Purpose, इस सेक्शन का पर्पस जो है कि in some situations a person must choose the lesser harm to save a life or property. So law जो है उस कंडीशंस में पनिश नहीं करता, पर अगर कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, अगर क्रिमिनल इंटेंट प्रेजेंट है, then you can't get the protection of section 19। नेक्स्ट आ गए हमारे सेक्शन इन्फेंसी। इन्फेंसी में 2 सेक्शन है जो बच्चों की बात करते हैं। एक सेक्शन 20 है, वो बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, कि 7 साल के छोटे बच्चों के द्वारा किए गए एक्ट। और सेक्शन 21 बात करता है जो भी बच्चे अबव 7 ईयर हैं
और अंडर 12 ईयर है। तो चलिए इसे समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारा सेक्शन 20 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। तो एक मैगजीन है डोली इनकैपेस मीन इनकैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड, मीन जो चाइल्ड है वो नहीं समझ सकता कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्रिमिनल इंटेंट फॉर्म ही नहीं कर सकता इतनी यंग एज में। तो ये माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो क्रिमिनल इंटेंट नहीं फॉर्म कर सकते, राइट। सो इसे इसेंशियल एलिमेंट के साथ समझते हैं कि सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट क्या है कि एक तो एक्ट हुआ होना चाहिए बच्चे के द्वारा, और जो बच्चा होना चाहिए वो 7 साल से छोटा होना चाहिए, अंडर 7 ईयर ऑफ एज। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि एक 6 साल का बच्चा है, वो प्लेफुली अपना खेल रहा है, वो ना एक क्रिकेट बॉल उठाता है, वो अपने फ्रेंड की तरफ मारता है, क्रिकेट बॉल फ्रेंड की तरफ मारता है, मीन फ्रेंड को नहीं लगती और सामने वाले पड़ोसी की जो है विंडो टूट जाती है, उस पे लग जाती है ना। अब देखा जाए तो उसने विंडो तोड़ी है तो मिसचीफ किया है, ठीक, पर ये तो एक ऑफेंस है। पर क्योंकि वो अंडर 7 ईयर है तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, इट वोंट बी एन ऑफेंस, क्योंकि जो यंग है, टू यंग है, दे कांट अंडरस्टैंड राइट और रॉन्ग, और उनको कंप्लीट इम्यूनिटी है अंडर सेक्शन 20। पर अगर अब सिनेरियो चेंज हो, मान लीजिए कि 6 साल का ही बच्चा है पर किसी एडल्ट ने उसे बोला कि तू ना ऐसे कर, वो विंडो तोड़ दे। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में अगेन जो बच्चा है वो प्रोटेक्टेड होगा, इट won't be considered an offense, he or she will be protected under section 20। पर जो एडल्ट होगा उसको ऐसे माना जाएगा कि उसने बच्चे को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, तो उसने मिसचीफ किया है, उसके लिए फिर एडल्ट जो है वो क्रिमिनली लायबल हो। पर्पस क्या है इस सेक्शन का? पर्पस है कि जो चिल्ड्रन 7 ईयर की एज के अंडर हैं उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाना, क्योंकि उस एज में माना जाता है कि वो उनके पास मेंटल मेच्योरिटी नहीं है टू फॉर्म any intent or to understand right or wrong, right? So it holds the maxim Dolly incapacity. Next आ गया हमारा सेक्शन 21। अब सेक्शन 21 भी बात बच्चों की करता है। तो ये बात करता है कि जो भी बच्चे 7 और 12 ईयर के बीच के हैं उन बच्चों को एक्सेप्शन है, ये जनरल एक्सेप्शन है, डिफेंस मिल सकता है इस सेक्शन के अंडर। पर कब? उन बच्चों को तब मिल सकता है कि अगर उनकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, उनकी मेच्योरिटी चेक करी जाती है। अगर तो मेच्योर इनफ है राइट और रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस सब के लिए, देन फिर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर वो इमेच्योर है देन दे विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 21। अब एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले तो एक एक्ट होना चाहिए, पर वो एक्ट किया किसके द्वारा होना चाहिए? 7 ईयर ओल्ड और बिलो 12 ईयर ओल्ड के बच्चे के द्वारा, और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 21। इस सेक्शन की प्रोटेक्शन लेने के लिए ये सारे एलिमेंट्स जो है वो फुलफिल होने चाहिए। अब इसकी आप एग्जांपल ले लो। सपोज करो कि एक बच्चा है वो 10 ईयर ओल्ड, वो गया, उसने शॉप से एक फोन उठाया और वो फोन उठा के बाहर आके वहीं पे बैठ के खेलने लग गया। अब इसमें क्या प्रोटेक्शन मिलेगी? अगर देखा जाए यस, क्योंकि अगर उसका इंटेंशन चोरी करने का होता तो वो वहीं नहीं बैठता, राइट। इट मीन्स उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ही गॉट इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, तो ही और शी मे बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 21। अब ऐसे ही सेम एग्जांपल लगे, आप ले लो कि 10 ईयर का ही बच्चा है, वो फोन उठाता है या शॉप से, और वो फोन उठा के जो है ना वो भाग जाता है, ले जाता है, और फिर क्या करता है वो ना फोन की बैटरी अलग करके और जो फोन इटसेल्फ है उसे अलग करके ना बेच देता है थोड़े पैसों में। अब क्या है यहाँ पे उसको पता है कि जो उसने काम किया है कैसा किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा सेक्शन 21 के अंडर। देन इसमें एक केस लो था आर वर्सेस कृष्णा। इस केस में क्या होता है कि एक बच्चा ना कोई हार चुराता है, वो हार को ना बड़े कम पैसे में किसी को आगे जाके बेच देता है। जब बेच देता है उससे पैसे ले लेता है, तो कोर्ट बोलता है कि चाइल्ड ने जब ऐसा एक्ट किया तो उसके पास इट मीन सफिशिएंट मेच्योरिटी थी अंडरस्टैंडिंग के, उसको नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस पता थे अपने कंडक्ट के, इसलिए इस सेक्शन की जो है प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। नेक्स्ट आ गया हमारा सेक्शन 22। सेक्शन 22 बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड का पर्सन जो है उसके लिए प्रोटेक्शन दी गई है
इस सेक्शन के अंडर। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट से समझते हैं। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन एक्ट, और एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, उसने वो एक्ट किया होना चाहिए, और अनसाउंड मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्ट। और जब उसने वो कोई एक्ट किया, कोई क्रिमिनल एक्ट किया, कोई ऑफेंस किया, उस टाइम पे जब उसने कमीशन किया, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, वो अनसाउंड होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ अनसाउंडनेस, बिकॉज उस पे इफेक्ट ऑफ अनसाउंडनेस है तो वो इनकेपेबल है ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग एंड व्हाट इज कंट्रेरी टू लॉ। उसे इन चीजों का नहीं पता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो ए है, उसे स्वीयर डिमेंशिया है, एडवांस लेवल का एल्जाइमर है। वो क्या करता है, वो ना नेबर के घर में चला जाता है। वो सोचता है कि यही मेरा घर है। अब देखा जाए उसने तो ट्रस्ट पास कर दिया। अब ट्रस्ट पास कर दिया तो ये तो एक ऑफेंस है, पर कहते वो प्रोटेक्टेड होगा इस सेक्शन के अंडर। क्यों? क्योंकि को कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो इनकैपेबल है। जब वो वाला काम कर रहा है उसे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो कैसा एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या वो एक्ट गलत है, क्या कंट्रेरी टू लॉ है, तो तब करके प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 22 की। अब हम डिस्कस करते हैं मैकनॉटन केस, इसे समझते हैं। जो मैकनॉटन का केस है उसी से डिफेंस ऑफ इंसैनिटी जो है वो डिराइव हुआ। अब इस केस में क्या होता है, 3 लोग होते हैं, एक डैनियल मैकनॉटन, एक उसका सेक्रेटरी ड्रमंड और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील पीएम। डैनियल मैकनॉटन को ना डिल्यूजन होता है कि जो रॉबर्ट पील है, ठीक है, वो उसे मारना चाहता है, पर वो ये सोच के कि ड्रमंड ही रॉबर्ट पील है, वो ड्रमंड को मार देता है। और जब केस जाता है, ट्रायल होता है, तो डिफेंस ऑफ इंसैनिटी प्लीड किया जाता है। तो कोर्ट बोलता है कि यस, जो मैकनॉटन है उस टाइम पे जब एक्ट किया उसने, एट द टाइम ऑफ द एक्ट जो है वो इनसेन था, क्योंकि उसको डिल्यूजन्स आ रहे थे और उसे फिर डिफेंस ऑफ इंसैनिटी पे छोड़ दिया गया। सेक्शन 22 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए कि लीगल इंसैनिटी क्या होती है और मेडिकल इंसैनिटी क्या होती है। तो जब भी ये डिफेंस मिलता है अंडर सेक्शन 22, ये तभी मिलता है अगर लीगल इंसैनिटी है। अब समझते हैं कि लीगल इंसैनिटी होती क्या है। जो लीगल इंसैनिटी है उसका मतलब है कि जो पर्सन, जिस पर्सन ने एक्ट किया है वो इनकैपेबल है किस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, to the nature of the act, that it is wrong or contrary to law। वो बिल्कुल उसे पता ही नहीं है, completely incapable है at the time of the commission of the offense कि उसका जो nature क्या है और वो wrong है या फिर contrary to law है। और उधर मेडिकल इंसैनिटी होती है, वो होती है कि मेंटल डिसऑर्डर जो कोई मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो डायग्नोज करते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि अगर लीगल इंसैनिटी है ओनली देन द डिफेंस कैन बी टेकन अंडर सेक्शन 22। नेक्स्ट, इसका पर्पस क्या है? इस सेक्शन का पर्पस है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल हु लैक क्रिमिनल इंटेंट ड्यू टू मेंटल इनकैपेसिटी, कि उन लोगों के लिए है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है जिनकी मेंटल इनकैपेसिटी है और कोई डिसीजन मेक नहीं कर सकते और उनका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। उन इंडिविजुअल को सेव करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है, ये एक्सेप्शन बनाया गया है। नेक्स्ट आ गया इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन के लिए 2 सेक्शन है, वन इज इनवॉलंटरी एंड अनदर इज वॉलंटरी। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले सेक्शन 23 ये बात करता है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की। इसमें बात करी गई है, एसेंशियल एलिमेंट्स है कि देयर इज इंटॉक्सिकेशन, कि इस सेक्शन का अगर आपने डिफेंस लेना है सबसे पहले तो कोई तरह के इंटॉक्सिकेशन होनी चाहिए। और वो इंटॉक्सिकेशन कैसी होनी चाहिए? वॉलंटरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द इंटॉक्सिकेशन द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग, क्योंकि उसको उस इंटॉक्सिकेशन के चलते वो इनकेपेबल है किन चीजों को समझने के, द नेचर ऑफ द एक्ट, कि जो भी वो एक्ट कर रहा है, कौन सा एक्ट कर रहा है,
एंड दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ, कि वो कुछ गलत कर रहा है या फिर कंट्रेरी टू लॉ कर रहा है। अब चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज करो कोई ए है, वो पार्टी में गया, ठीक है, और उसका फ्रेंड बी है। तो ए ने क्या किया, अपने फ्रेंड बी की ड्रिंक को स्पाइक कर दिया, उसमें कुछ डाल दिया, सब्सटेंस डाल दिया। अब उसने वो पी लिया, अब वो इंटॉक्सिकेटेड हो गया। अब उसने क्या किया, साथ में कोई किसी का घर था, उस घर में घुस गया जबरदस्ती। अब देखा जाए तो उस पर्सन ने ऑफेंस किया, वो उसने ट्रेसपास किया, पर उसे प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 23। क्यों? क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ बट वो सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं था, उसकी ड्रिंक जो है वो स्पाइक करी गई थी, ठीक है, और उसे उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी कि वो क्या एक्ट कर रहा है, whether it is wrong or contrary to law, इसलिए he will be protected under section 23। पर्पस क्या है? पर्पस है कि अगर कोई सेल्फ इंड्यूस नहीं है, किसी ने कोई सब्सटेंस दे दिया, क्योंकि वो तो उस टाइम पे इस कंडीशन में ही नहीं है कि कोई डिसीजन मेक कर सके, तो क्रिमिनल इंटेंट कहाँ से बनाएगा, राइट? तो इसलिए उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 24। अब सेक्शन 24 बात करता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की, ये एक लिमिट लगाता है, ये एक्सेप्शन नहीं है, जनरल एक्सेप्शन नहीं है, ये बताता है कि अगर सेक्शन 23 के अंदर एक्सेप्शन लेनी है तो ये वाली लिमिट है, क्यों? नहीं तो अदरवाइज हर कोई बोलेगा मैंने ड्रिंक कर रखी है जी, ड्रिंक में ऐसा काम हो गया, राइट? तो मेरा एक्ट तो ऐसे हो गया जी, मैंने तो ड्रिंक कर रखी थी। ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसे तो फिर कौन अकाउंटेबल होगा अपने एक्ट्स के लिए? तो इसलिए ये जो सेक्शन 24 है, ये लिमिट है, ये बताता है कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के केस में क्या होता है, क्योंकि सेक्शन 23 तो हमें देता है डिफेंस जब कोई इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होता है। तो सेक्शन 24 क्या बोलता है? सेक्शन 24 बोलता है कि उस चीज को ऑफेंस नहीं माना जाएगा अनलेस अंटिल, किसे ऑफेंस माना जाता है कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक इंटेंट हो या फिर नॉलेज हो, ठीक है, जो भी ऑफेंसेस है। और इस सेक्शन 24 में ये भी बोला गया है कि जो अक्यूज्ड है वो अंडर इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, और फिर उसको ये माना जाता है, लीगल प्रिजम्पशन ये करी जाती है कि उस पर्सन को पूरी नॉलेज है, उसको इंटेंट है अगर वो कोई एक्ट उस दौरान करता है। एक्सेप्शन दी गई है आगे, फिर एक्सेप्शन जो है सेक्शन 23 की तरफ इशारा करती है। तो एक्सेप्शन दी गई है कि इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, कहते हैं कि अगर जो इंटॉक्सिकेशन है वो वॉलंटरली ना हो, उस सिनेरियो में यू आर एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 23, आपको डिफेंस मिल सकता है। पर सेक्शन 24 के अंदर ये बोला गया है कि अगर आप खुद कोई सब्सटेंस कंज्यूम करते हो, कोई ड्रिंक लेते हो, इंटॉक्सिकेशन आप की सेल्फ इंड्यूस्ड है, तो उस सिनेरियो में हम मानेंगे कि अगर आपने उस इंटॉक्सिकेशन के अंडर कोई काम किया है कि आपको पूरी वैसे ही नॉलेज थी, वैसा ही इंटेंट था जैसा एक सोबर पर्सन का होता है। अब सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में डिफरेंस क्या है? बेसिकली यही है कि सेक्शन 23 एक पॉसिबल डिफेंस हो सकता है क्योंकि इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन है, और सेक्शन 24 में जो है वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन है, इसलिए कोई भी डिफेंस नहीं है, रेदर ये एक रिस्ट्रिक्शन है डिफेंस पे, लिमिट है डिफेंस पे, ताकि कोई इसको मिसयूज ना कर सके। अब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज करो ए है, उसने ना खुद ड्रिंक कर ली, ड्रिंक करके उसने क्या किया, एक बेटर था तो उसने ना बेटर को थप्पड़ मार दिया, अब उसने हर्ट कर दिया। अब क्या वो डिफेंस ले सकता है कि जी मैं तो ड्रंक था इसलिए मैंने ऐसे थप्पड़ मार दिया तो मेरे को जी डिफेंस दिया जाए? नहीं, ही कांट टेक द डिफेंस अंडर सेक्शन 23 क्योंकि उसने जो काम किया वो उसने वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन करी और उसने उस वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन में उसको थप्पड़ मारा, तो इसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसको हर चीज की नॉलेज थी, उसका इंटेंट था, इसलिए उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी मानी जाएगी। इस सेक्शन का पर्पस है लिमिट इंपोज करना, सेक्शन 23 पे वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन के बारे में बताना कि उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है जो सेल्फ इंड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा
कंसेंट। तो कंसेंट जो है वो है सेक्शन 25 से 27 तक। फिर आ जाती है इनवैलिड कंसेंट सेक्शन 28 से 29 तक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सेक्शन 25 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 25 ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन कंसेंट देता है विलिंगली, वो दूसरे को अलाउ करता है और कोई एक्ट करने के लिए, और वो एक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि किसी को मारने के लिए, किसी की डेथ के लिए या फिर ग्रीवियस हर्ट करने के लिए ना हो, वो इंटेंशन ना हो उसके पीछे, तो उसे जो है ऑफेंस नहीं माना जाता और वो प्रोटेक्टेड होएगा सेक्शन 25 के अंडर। अब इसेंशियल एलिमेंट से समझते हैं। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी consent and act must be done with the consent and the act must not be intended to cause death or grievous hurt and the doer must not know that death or grievous hurt is likely to cause। तो doer को ना ही उसका इंटेंशन होना चाहिए किसी की डेथ करना, ग्रीवियस हर्ट करना, ना ही उसे नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा हो भी सकता है। और प्लस इसमें शायद मैंने लिखा नहीं है, एज मिसिंग है, और जो भी कंसेंट होगी वो 18 प्लस होगा, मीन अबव 18 होना चाहिए उसका एज, उस पर्सन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। सपोज करो ए और बी फ्रेंड्स है, वो डिसाइड करते हैं हम बॉक्सिंग करते हैं, वो बॉक्सिंग करने लग जाते हैं। अब ए क्या है, वो बी के शोल्डर पे हिट कर देता है। अब बी ये नहीं बोल सकता कि तूने हिट कैसे कर दिया, क्योंकि वो कंसेंट दी गई है। क्या होगा? ए प्रोटेक्टेड होएगा अंडर सेक्शन 25। तो इस सेक्शन में जो है एक मैक्सिम है जो अच्छे से फिट होते हैं, द मैक्सिम वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया, कि आपने एक बार कंसेंट दे दी, आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। जैसे बॉक्सिंग के केस में उसके शोल्डर पे लग दी, तो वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि आपने मुझको शोल्डर पे कैसे लगा दी, क्योंकि फेयर प्ले कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, प्रॉपरली कर रहे थे, और ऐसे करते करते हो गया, राइट। तो ये है सेक्शन 25। पर्पस क्या है इस सेक्शन का? पर्पस अगेन प्रोटेक्ट करना है जो भी रिस्क टेकिंग काम करते हैं कंसेंट देके अडल्ट्स, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो भी गेम्स होती हैं उसमें ये सब कंसेंट होती है। तो फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज क्राइम्स, नहीं तो ये क्राइम ही बन जाएंगे, राइट, एज लॉन्ग एज द रिस्क डज नॉट एक्सटेंड टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब सेक्शन 26 की बात करते हैं। सेक्शन 26 बात करता है कि कोई भी एक्ट ऐसा किया जाए जो कंसेंट के साथ किया जाए, पर गुड फेथ में किया जाए। किसके लिए? जिस पर्सन की कंसेंट ली है उसके बेनिफिट के लिए। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ। गुड फेथ में जो है वो एक्ट होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी फॉर द पर्सन्स बेनिफिट, पर्सन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी डन विद दैट पर्सन्स कंसेंट, उस पर्सन की कंसेंट ली होनी चाहिए। द एक्ट मस्ट नॉट बी इंटेंडेड टू कॉज डेथ और मस्ट नॉट नो दैट डेथ इज लाइकली कोज, और इस पर्पस से नहीं होना चाहिए कि किसी की डेथ कोज करनी है, इस इंटेंशन से नहीं होना चाहिए, और ना ही नॉलेज होनी चाहिए कि उससे उसकी डेथ हो सकती है। अब जो इसमें वो कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। और स्पेशली जो ये एग्जम्पशन है इस सेक्शन की, ये सर्जन्स के लिए होता है, डॉक्टर्स के लिए जो पेशेंट्स के सर्जरीज करते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि कोई पर्सन है, उसकी सर्जरी करनी है। अब सर्जरी डॉक्टर ने उसकी कंसेंट ली है, पर सर्जरी करनी बड़ी जरूरी है इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ। बट अब सर्जरी करते हुए से थोड़ी बहुत पेन हुई, देखा जाए वो तो हर्ट हुआ, राइट, पर डॉक्टर विल बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि वो उस पर्सन से कंसेंट लेके उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहा है, ना कि डेथ कोज करने के लिए कर रहा है। अब इसमें एक केस है सूरजवालीज केस। अब इस केस में क्या होता है कि एक वीमेन होती है, उसकी ना आंख का कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है। तो डॉक्टर जो है वो पूरा ऑपरेट करता है, पर उसके दौरान उसकी आंख की जो है लाइट चली जाती है। तो फिर इसके डॉक्टर के अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है कि ऐसे ऐसे, क्योंकि ये ऑपरेशन के दौरान ही हुआ, उसकी लाइट गई है। तो कोर्ट ने बोला कि कोई ऑफेंस कमिटेड नहीं है, बिकॉज उसने पूरी ड्यू केयर ली है डॉक्टर ने, और कंसेंट के साथ किया, और डॉक्टर का इंटेंशन जो था बेनिफिट पहुंचाना था अपने पेशेंट को। तो ही इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 26। तो यहाँ मैं 26 बोल रही हूँ, प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 26, लेकिन जब ये केस हुआ था उस टाइम पे आईपीसी था, तो आईपीसी का सेक्शन होगा जो भी इससे कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन होगा।
नेक्स्ट पर्पस कहते हैं, इसका पर्पस क्या है, इस सेक्शन का पर्पस है टू प्रोटेक्ट ऑनेस्ट एक्ट्स डन विद कंसेंट। जो भी कंसेंट के साथ किसी के बेनिफिट के लिए कोई भी काम किए जाते हैं किसी के द्वारा, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो गए, डॉक्टर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना, अदरवाइज तो उनका हर काम ही जो है वो एक क्राइम बन जाएगा, क्योंकि किसी काम में दर्द भी हो सकता है, कुछ मतलब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो राइट, तो मेनली पर्पस यही है कि उन लोगों को बचाना जो दूसरे के बेनिफिट के लिए कंसेंट के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 27। तो इसमें क्या बोला गया है कि सेक्शन 27 के अंडर की जो भी कोई एक्ट हुआ है वो बेनिफिट के लिए किया गया है, किसके, किसी बच्चे की या फिर किसी पर्सन की जो अनसाउंड माइंड का है, और कंसेंट किसने दी है, गार्डियन ने दी है। तो पर इसकी एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट दिस प्रोटेक्शन डज नॉट अप्लाई इफ द एक्ट intentionally causes death or if the person knows that death is likely to result। पर कहते कि ये तब अप्लाई नहीं होगा अगर उस पर्सन का जानबूझ के इंटेंशन ही हो उससे मारना, या फिर उसको इस चीज की नॉलेज होना कि उससे डेथ भी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट एक्सेप्शंस क्या है इसकी, अब इसकी एक्सेप्शंस भी दी गई हैं इस सेक्शन के। इंटेंशन टू कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, जैसे हमने पीछे पढ़ा, and doing anything that the doer knows is likely to cause death, और कुछ ऐसा करना जिससे डूअर को पता है, नॉलेज है कि डेथ हो भी सकती है, फिर भी वो एक्ट कर रहा है। and voluntarily causing grievous hurt और attempting to do so, और voluntarily grievous hurt करना या फिर ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, अवेटमेंट करना किसी ऑफेंस की। इसेंशियल्स क्या है इस सेक्शन के, सेक्शन 27 के जो इसेंशियल्स है वो है द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ। सबसे पहले तो गुड फेथ में होना चाहिए एक्ट मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। द पर्सन इन्वॉल्व्ड मस्ट बी बिलो 12 ईयर, जो बच्चा है वो 12 ईयर से कम हो या फिर पर्सन कोई अनसाउंड माइंड का हो। एंड द एक्ट मस्ट बी डन विद गार्डियंस कंसेंट, गार्डियन कंसेंट के साथ जो है वो एक्ट किया गया हो। एंड नो इंटेंशन टू कॉज डेथ और द नॉलेज, ना ही नॉलेज हो ना ही इंटेंशन हो डेथ कॉज करने का। अब जो सेक्शन 27 की हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हमने समझना हो, जैसे सपोज करो किसी बच्चे का ऑपरेशन करना बड़ा जरूरी है, डॉक्टर को जो है गार्डियन कंसेंट देता है उस बच्चे के बेनिफिट के लिए, और बट ऑपरेशन के दौरान कुछ अनलाइकली कुछ गलत हो जाता है, राइट, पर वो तो उसके बेनिफिट के लिए कर रहा था, तो डॉक्टर प्रोटेक्टेड हो या Yes, डॉक्टर एंड गार्डियन बोथ विल बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए ही ऐसा कर रहे थे। अब नेक्स्ट आ गया मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। अब कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, राइट, अब उसे कोई मेडिसिन देनी जरूरी है और उसे हम मेडिसिन पेरेंट्स देते हैं, ठीक है, डॉक्टर से लेते हैं, या कोई वैक्सीनेशन लगवानी जरूरी है लगवाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं एंड विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 27। लाइफ सेविंग एम्पुटेशन, और कई बार कैसा क्या हो जाता है कि बॉडी का कोई ना कोई पार्ट ऐसा हो जाता है, सपोज करो कि किसी का कोई ए है तो उसका कोई सपोज करो कि एक इतना का फिंगर जो है वो कट गया, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आपने इसे यहाँ से नहीं निकाला तो ये इन्फेक्शन आगे फैल जाएगा। अब बच्चे के बेनिफिट के लिए या पर्सन जो भी अनसाउंड माइंड है उसके बेनिफिट के लिए पेरेंट्स ने कंसेंट दे दी और उन्होंने ये पूरा जॉइंट जो है वो निकाल दिया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या प्रोटेक्टेड होंगे? यस, दे विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 27, और पेरेंट्स भी और डॉक्टर भी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं अबेटमेंट की। अब सपोज करो कि एक पेरेंट है, ठीक है, उनका बच्चा बड़ा शरारती है, अनसाउंड माइंड है, या फिर बच्चा है 12 ईयर्स से छोटा, तो वो बड़ा शरारती है, वो बड़े दुखिया रखे हैं, और उन्होंने बोला कि कोई नहीं, इसकी क्लास लगवाते हैं, इसकी पिटाई पिटाई करवाते हैं। वो ना अपने 2-4 दोस्तों को बुलाता, कहते हैं इसे ना आज खूब पीटना। तो अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, अवेटमेंट कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने कंसेंट दी है, अब क्या वो प्रोटेक्टेड होंगे? नहीं, दे वोंट बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि दे आर डूइंग अवेटमेंट, राइट। अब पर्पस क्या है इस सेक्शन का? इस सेक्शन का पर्पस है टू मेक श्योर दैट पेरेंट्स, गार्डियंस, डॉक्टर्स और केयर टेकर्स आर नॉट पनिश्ड। क्यों ना पनिश किए जाए? क्योंकि वो ऑनेस्टली कुछ कर रहे हैं, केयरफुली कुछ कर रहे हैं किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए। और एक चीज और, जो भी कंसेंट के सेक्शन है ना, इसमें जहां जहां कंसेंट आ रही है, मोस्टली जो कंसेंट है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है और जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 28।
सेक्शन 28 बात करता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। तो सेक्शन 28 बात करता है कि इनवैलिड कंसेंट। अब हमें पता है कि कंसेंट फ्री कब होती है। कंसेंट फ्री तब होती है अगर उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोर्शन ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, फ्रॉड ना हो या फिर मिस्टेक ना हो, राइट। अब सेक्शन 28 बात करता है कि अगर कंसेंट ली है किसी ने कोई एक्ट करने के लिए, बट वो कंसेंट किन सर्कमस्टांसिस में ली है, अंडर फियर और मिसकंसेप्शन दी है, और वो कंसेंट ड्यू टू फियर है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी अनसाउंड पर्सन ने दी है या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने दी है या फिर किसी चाइल्ड ने जो अंडर 12 ईयर है उसने दी है। पर कहते हैं कंसेंट का एक चीज है कि कंसेंट जो होती है दैट इज द मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो अगर एक पर्सन जो है मिसलेड होके या फोर्स होके कोई कंसेंट देता है तो वो तो रियल कंसेंट नहीं हुई, मीटिंग ऑफ माइंड्स तो नहीं हुआ, राइट। तो अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं क्या निकल के आते हैं कि कहते हैं कंसेंट इज गिवन आउट ऑफ फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, कंसेंट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेशन, और कंसेंट बाय अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर अनलेस कंटेक्स्ट शोज अदरवाइज। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर ये कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती। अब इसकी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। अब सपोज करो माइनर है कोई, वो अपनी सर्जरी करवाने के लिए कंसेंट दे दे बिना गार्डियन के, तो वो मानी जाएगी कि उसकी कंसेंट है? नहीं मानी जाएगी, राइट। तो अगर सपोज करो अनसाउंड माइंड पर्सन का कंसेंट दे देता है कोई डॉक्टर को या फिर किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं है। कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, उस दौरान किसी को डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता और प्रॉपर्टी बोलता हाँ ठीक है एग्रीमेंट हो गया, मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बेच दी, तो क्या वो कंसेंट फ्री है? नहीं, वो फ्री कंसेंट नहीं है। फियर बेस्ड कंसेंट, ए बी को बोलता है कि जल्दी जल्दी से ना ये डॉक्यूमेंट साइन कर अदरवाइज आई किल यू, तो वो क्या हुई? फियर बेस्ड कंसेंट हुई, वो फ्री कंसेंट नहीं हुई। अब है ये केस नहीं फातिमा, इस केस में क्या होता है? इस केस में एक स्नेक चार्मर होता है, वो कहता है डिजीज को कि आप ना स्नेक से बाइट करवा लो और मेरे पास पावर है, मैं पॉइजन निकाल सकता हूँ। तो वो जो कंसेंट दी गई थी दैट वाज मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट, दैट वाज मिसरिप्रेजेंटेड बाय द एक्यूज्ड, तो इसलिए इनवैलिड थी और ये डिफेंस जो है अवेलेबल नहीं हुआ। सो ही वाजंट प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। अब सेक्शन 28 का जो है पर्पस क्या है? कहते हैं ये इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉयटेशन होने से। अगर कोई कंसेंट जो फोर्स्ड है या फिर मिस्टेकन कंसेंट है ताकि उनसे जो भी इंडिविजुअल है उनको बचा सके एक्सप्लॉयटेशन करने से। नेक्स्ट है सेक्शन 29। सेक्शन 29 जो है वो बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स की जो अपने आप में ही ऑफेंसेस हैं, जो एक्ट्स अनलॉफुल है, ठीक है, कि उनके एक्सक्लूजन की बात करता है। तो कहते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया हैज अ लिमिट, ठीक है, कि कंसेंट कैन नॉट मेक लीगल व्हाट लॉ फॉरबिड्स। तो अगर वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया है, बोलते हैं ना कि जी कंसेंट दे दी, फिर आप नहीं बोल सकते कि नोबडी कैन इंजर टू अ पर्सन हु हैज गिवन द कंसेंट। तो ये लिमिट है, ये बताता है कि अगर ये नहीं है कि कोई अनलॉफुल एक्ट है और उनके लिए कंसेंट दे दी गई है तो वो वैलिड होएगा। कंसेंट कैन नॉट मेक लीगल बट लॉ फॉरबिड्स। तो इसके एसेंशियल्स क्या हैं? तो सेक्शन 29 में इसके जो इंग्रेडिएंट निकल के आते हैं सेक्शन के, सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी एक्ट्स होते हैं वो एक्ट्स जो है सबसे पहले वो ही क्राइम होने चाहिए इन देयर ऑन नेचर, राइट। और तब बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो सेक्शन 29 में ऐसा बताया गया है कि एक्सक्लूजन है, ऐसे एक्ट्स को एक्सक्लूड किया जाता है। अगर उनमें कोई कंसेंट होती है तो कोई एक्सेप्शन नहीं अप्लाई की जाती, क्योंकि वो एक्ट ही अपने आप में अनलॉफुल एक्ट है। तो एक्सेप्शन जो भी दी गई है सेक्शन 25 में, 26 में, 27 में, वो भी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो फोकस मेनली नेचर ऑफ एक्ट, मीन एक्ट कैसा है, लॉफुल है अनलॉफुल है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि इंडिया में ना जेंडर चेक नहीं करवा सकते आप कि लड़की है कि लड़का है, पर एक फीमेल जो है वो डॉक्टर को कंसेंट दे देती है कि नहीं जी मुझे तो चेक करवाना है, कि आप चेक करो कि मेरे लड़का है कि लड़की है, जेंडर की डिटेक्शन करवानी है। तो डॉक्टर भी कर देता है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा? तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होएगा डॉक्टर, और जो भी एक्सेप्शन सेक्शन 25, 26, 27 में वो भी अप्लाई नहीं होंगी। रीजन इज क्योंकि वो जो एक्ट है अपने आप में वो ही अनलॉफुल है, वो इलीगल है, क्योंकि आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते पेट में ऑलरेडी कि जेंडर कौन सा है, लड़की है कि लड़का है, राइट। वो खुद में ही एक अनलॉफुल एक्ट है, भले ही उसमें उस फीमेल ने कंसेंट दे दी हो और डॉक्टर वो काम नहीं कर सकता। अगर वो करता है
तो फिर वो उसके ऊपर एक्सेप्शंस जो है वो अप्लाई नहीं होगी, वो कोई डिफेंस प्लीड नहीं कर सकते। पर्पस क्या है? टू इंश्योर दैट सम एक्ट्स रिमेन पुनिशेबल रिगार्डलेस ऑफ द कंसेंट ऑफ हार्म। तो कहने का मतलब कि जो इलीगल काम है वो तो ऑफेंस ही रहने चाहिए ना, तो ये नहीं कि आप इलीगल काम को ही कंसेंट के साथ जो है लीगल बनाने की कोशिश करो। दैट शुड रिमेन पुनिशेबल रिगार्डलेस ऑफ द कंसेंट। नेक्स्ट है सेक्शन 30। अब जो सेक्शन 30 है वो किस चीज की बात करता है? सेक्शन 30 बात करता है विदाउट कंसेंट। इसमें है कि एक्ट इन अ गुड फेथ विदाउट कंसेंट। किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए ना कई बार बिना कंसेंट के भी काम करे जाते हैं। तो उन सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ऐसी कोई परिस्थिति है जहां पे कंसेंट लेना जो है वो इम्पॉसिबल है। The act is done to prevent or avoid harm to other person। और नियरली इम्पॉसिबल है, कंसेंट ली नहीं जा सकती और दूसरे पर्सन को बचाने की जरूरत है या फिर कोई हार्म उसको प्रिवेंट करने की जरूरत है, राइट। तो विदाउट कंसेंट भी जो है काम किया जा सकता है। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? तो कहते हैं द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ। तो पहली बात तो एक्ट वही क्रिमिनल इंटेंट नहीं होना चाहिए, जो काम है वो गुड फेथ में होना चाहिए, और एक्ट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। जिस पर्सन के अगेंस्ट वो बिना कंसेंट के काम किया जा रहा है वो उसके बेनिफिट में होना चाहिए। द पर्सन डिडंट और कुड नॉट गिव कंसेंट, और वो पर्सन या तो कंसेंट दे नहीं सकता, राइट, या उसने दी नहीं है या फिर इम्पॉसिबल है कंसेंट लेना, और circumstances made consent impossible। Purpose must be to prevent harm और save the person। और पर्पस क्या होना चाहिए? उस हार्म को प्रिवेंट करना और उस पर्सन को सेव करना। तो अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि कोई ए है, ठीक है, वो ट्री के ऊपर क्लाइंब कर रहा है। अब जब उसने ट्री पे क्लाइंब किया वो ना स्लिप करने वाला है, तो वो ब्रांच के बीच में ना ऐसे हैंग हो जाता है। ए मान लो कोई बच्चा ही है, वो हैंग हो जाता है और वहां पे कोई एडल्ट भी खड़ा है। उसने देखा ओ माय गॉड कि वो तो ऐसे फंस गया है बीच में और गिरने वाला है, और अगर वो नीचे गिरा तो उसे कोई ना कोई चोट लग सकती है। तो उसने क्विकली जाके क्या किया, उसको ना पकड़ लिया, बच्चे को गिरने से बचा लिया। और पर जब वो ऐसे ऐसे उसे पकड़ रहा था, ऐसे ऐसे उसने पकड़ा, पर उसके ना कोई स्क्रैच लग गया। अब हर्ट हो गया उसे। तो एक्ट ने हर्ट तो किया, तो अब वो ऑफेंस तो बना, पर वो प्रोटेक्टेड होएगा अंडर सेक्शन 30, क्योंकि उसने काम विदाउट कंसेंट तो किया पर उसने वो गुड फेथ में किया और चाइल्ड के बेनिफिट के लिए किया, और उस टाइम पे कंसेंट लेना जो वो पॉसिबल नहीं था। तो पर्पस क्या है इस सेक्शन का? इस सेक्शन का पर्पस है टू प्रोटेक्ट पीपल हु एक्ट इन गुड फेथ फॉर अनदर्स बेनिफिट व्हेन इट्स इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट। अब इसी में एक और एग्जांपल ली जा सकती है। सपोज करो कि कोई पर्सन है और उधर डॉक्टर खड़ा है और पर्सन ना उसके सामने फेंट होकर गिर जाता है, राइट, और डॉक्टर को लगता है कि इमरजेंसी में इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो उसे ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देता है बिना कंसेंट के, राइट। तो वो क्या किया उसने गुड फेथ में काम किया उस पर्सन के लिए, और कंसेंट लेना इम्पॉसिबल था और वो प्रोटेक्टेड होएगा अंडर दिस सेक्शन। आगे है सेक्शन 31। अब सेक्शन 31 किसके बारे में बात करता है? कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। गुड फेथ में जो भी कम्युनिकेशन करी गई हो। अब सेक्शन 31 के इसेंशियल्स क्या है? सेक्शन 31 कहता है कि कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड। कम्युनिकेशन होनी चाहिए सबसे पहले, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इट मस्ट बी इन गुड फेथ, पर जो करी गई है बातचीत आपस में वो गुड फेथ में होनी चाहिए। एंड इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, जिस पर्सन से करी जा रही है उसके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। इफ हार्म हैपन्स नॉट एन ऑफेंस, पर इसके बावजूद भी अगर कुछ हो जाता है ऐसा हार्म तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, प्रोटेक्टेड होएगा अंडर सेक्शन 31। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि एक डॉक्टर है, ठीक है, वो पेशेंट को बताता है कि आपको ना सीरियस इलनेस है, अगर सर्जरी नहीं करी ना तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब क्या हुआ? अब उस पर्सन को इससे बड़ा दुख हुआ। ऐसे देखा जाए तो हर्ट है, पर वो प्रोटेक्टेड होएगा डॉक्टर सेक्शन 31 के अंडर, क्योंकि उसने कम्युनिकेशन विद गुड फेथ करी है। अब ऐसे एक एग्जांपल ले लो, डॉक्टर है, वो पेशेंट है, उसका पेशेंट है ना, और उसकी फैमिली भी आई हुई है, और वो जो पेशेंट है उसको कोई कंटेजियस डिजीज है। तो डॉक्टर बताता है कि फैमिली को कि देखना अपना हिसाब किताब अलग रखना, क्योंकि कंटेजियस डिजीज है, फैमिली के बाकी लोगों को भी हो सकती है। तो अब इस सिनेरियो में देखा जाए तो उसने तो डेफेमेशन कर दिया पेशेंट का, पर ये प्रोटेक्टेड होएगा डॉक्टर सेक्शन 31 के अंदर, क्योंकि उसने गुड फेथ में ये कम्युनिकेशन किया है बाकियों के वेलफेयर के लिए भी। इसमें एक केस है,
इसमें केस ले लो आप, मिस्टर एक्स वर्सेस बाय हॉस्पिटल, ठीक है, ये केस है। इस केस में क्या होता है कि जो शादी होने वाली होती है और अक्यूज्ड की, पर अक्यूज्ड को ना HIV होता है, तो वो हॉस्पिटल वाले जो है उसके फियोंसी को बता देते हैं और शादी रुक जाती है। हॉस्पिटल है वो कंटेंट करता है कि वो प्रोटेक्टेड है अंडर दिस सेक्शन 31, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन जो है गुड फेथ में करी है। फिर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला द डिस्क्लोजर वाज मेड इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन टू प्रोटेक्ट हर लाइफ एंड हेल्थ, क्योंकि अगर उसकी शादी हो जाती उसे भी डिजीज हो जाती, राइट, उसको भी HIV हो जाता, तो इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, बेनिफिट के लिए जो है डिस्क्लोजर किया गया, तो इसलिए वो प्रोटेक्टेड है सेक्शन 31 के अंदर जो हॉस्पिटल है। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस क्या है इस सेक्शन का, टू इनकरेज ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इन गुड फेथ विद गुड इंटेंट। तो ऐसे तो अगर हर कम्युनिकेशन पे केसेस होने लगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा बात रखनी, डॉक्टर को बताना अपने पेशेंट को, राइट, हर जगह जो है कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसका पर्पस ये। नेक्स्ट है सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात करता है ड्यूरेस की कंपेल्ड बाय थ्रेट। तो कहते हैं उस सिचुएशन में अगर आपको थ्रेट है, कंपेल किया जाता है उसके द्वारा कोई काम करने के लिए, कोई भी काम जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अनलेस अंटिल कोई मर्डर है या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है जो पुनिशेबल विद डेथ है। आप ये दो चीजें नहीं कर सकते चाहे आपको कोई कंपेल कर रहा है बाय थ्रेट। तो एक्सेप्शन है सेक्शन 32 की कि अगर आप अपने आप उस डेंजरस पोजीशन में अपने आप ही अपने को लेके जाते हो तब भी आपको इस सेक्शन का डिफेंस नहीं मिलेगा, और अगर आपने उनको ज्वाइन किया है आउट ऑफ फियर कि वो आपको शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ देंगे, इसके लिए आपने उनको जो है ज्वाइन करा है, लाइक सपोज करो कि बीटिंग करेंगे, मे बी मारे ना, राइट, इस फियर से जो है ज्वाइन किया है, तब भी आपको एक्सेप्शन। तो एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि कब ये प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होती और कब ये प्रोटेक्शन अप्लाई होती है, ये एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है। फिर इसेंशियल एलिमेंट्स आ गए। इसेंशियल एलिमेंट में बताया गया सबसे पहले तो एक थ्रेट होना चाहिए, और थ्रेट भी जो है ना वो रियल और रीजनेबल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, और द फियर मस्ट बी ऑफ इंस्टेंट डेथ, और इंस्टेंट डेथ का जो है वो फियर होना चाहिए, एंड डिडंट पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन विलिंगली, और खुद से उस सिचुएशन में अपने आप को ना डाला हो, राइट, और द एक्ट मस्ट नॉट बी मर्डर और द डेथ, और एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंस्टेंट डेथ करके आपको उसकी कंपेल करके बोलने कि आप किसी का मर्डर कर दो, या फिर अ डेथ पुनिशेबल ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, तो आप ये काम नहीं कर सकते। अगर ये एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं यू कैन टेक द डिफेंस ऑफ दिस सेक्शन। अब एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे कंपल्शन, ए मान लो ए है और कुछ डाकू आए इकट्ठे होके, उन्होंने उसके गन पॉइंट पे बोला कि जल्दी जल्दी से ना बैंक का ताला तोड़ो नहीं तो मैं मार दूंगा, और उसने वो तोड़ दिया, तो अब उसने काम किस में किया, कंपल्शन में किया, तो वो प्रोटेक्टेड होएगा अंडर सेक्शन 32। फिर फोर्स ड्राइवर, सपोज करो किसी ड्राइवर को किसी ने बोला कि ना अगर तू ना मुझे वहां नहीं लेके गया, सपोज करो बैंक में ही, कि मैंने बैंक लूटना है, चल मुझे जल्दी लेके जा, अगर तू मुझे नहीं लेके गया मैं तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा। अब इस केस में क्या वो ले सकता है, नहीं ले सकता, इस केस में डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि उसे इंस्टेंट डेथ का खतरा नहीं है। नेक्स्ट है मर्डर नोट एक्सक्यूज। अब कोई बोलता है ए को, कुछ डाकू आते हैं वो बोलते हैं कि तू ना सी का मर्डर कर दे, और अगर वो सी का मर्डर कर देता है तो कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 32? नो, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। फ्यूचर थ्रेट डजंट काउंट। अब कोई बोलता है कि ना तू ना ये काम कर दे मेरा, सपोज कर कि वहां से ना वो चीजें चोरी करके ले आ, दाल राइस कुछ भी चोरी चारी करके ले आ, अगर तू चोरी करके नहीं गया ना तो मैं ना कुछ दिनों के बाद उस दिन फिर से आऊंगा, मैं तेरे को ना मार दूंगा, तो वो फ्यूचर थ्रेट है, वो काउंट नहीं होता, वो इंस्टेंट नहीं है। थ्रेट बिल्कुल इंस्टेंट होना चाहिए, ओनली देन द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 32 कैन बी ग्रांटेड। नेक्स्ट है इसका पर्पस। इस सेक्शन का पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट अ पर्सन who commits an act under compulsion of an immediate threat of death।
उस पर्सन को बचाना, क्योंकि वो पर्सन फिर फ्री विल नहीं कर सकता, राइट। बट लिमिट है इस पे कि अगर इमीडिएट थ्रेट भी है, यू कांट मर्डर समवन, और आप कोई ऑफेंस ऐसा नहीं कर सकते, दैट इज पनिशेबल विद डेथ। सेक्शन 33 आगे है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अब सेक्शन 33 इसकी बात करता है, डी मिनिमिस नॉन कुरेट लेक्स, मीन लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स, मीन छोटी छोटी चीजों का लॉ कोई उसका ध्यान नहीं देता। इसेंशियल क्या है, देयर मस्ट बी एन एक्ट तो होना ही चाहिए हर किसी में, राइट। और द हार्म मस्ट बी वेरी स्लाइट, जो हार्म है वो बड़ा छोटा सा होना चाहिए। द स्टैंडर्ड इज ऑब्जेक्टिव, अब इसका कैसे माना जाता है कि ये बड़ा हार्म छोटा है, कहते देखा जाता है कि एक रीजनेबल पर्सन उसके बारे में क्या सोचता है, क्या अगर उसके साथ हो वो कंप्लेंट करेगा इसके बारे में। तो एग्जाम्पल, अब कहते हैं ए जो ना एक्सीडेंटली बी के पैर पे ना अपना पैर रख देता है, और किसी बस में सपोज करो कि वो एक्सीडेंटली उसके पैर पे पैर रख लेता है, और उसने ऐसे बस का पाइप पकड़ा, वो खड़ने की कोशिश कर रहा है, करते करते उसके पैर पे उसका पैर आ गया और दूसरे को उसने जो है थोड़ी सी चोट पहुंचा दी। अब उसको पेन हो रही है, तो ये ऑफेंस है? नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ट्रिवियल है, कोई ऑफेंस नहीं है। अब केस लो है इसमें रूपन दियोल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। इस केस में क्या होता है, ऑफिसर्स की ना पार्टी होती है, या तो डिनर चल रहा होता है। जो केपीएस गिल है वो जो रूपन आईएएस होती है उनके ना पीठ के नीचे ना थप्पड़ मारते हैं। फिर बड़ा इंसल्ट फील हुआ सब लोगों के सामने, राइट, इन पब्लिक। फिर केस फाइल होता है। केपीएस गिल ने आर्ग्यू करा कि नहीं ये ऑफेंस तो बड़ा ट्रिवियल है, स्लाइट हार्म है। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये ट्रिवियल नहीं है, बिकॉज इट आउटरेज द डिग्निटी एंड मॉडेस्टी ऑफ अ वीमेन। क्योंकि अगर कोई और भी पर्सन होता उस जगह पे, उसके साथ भी ऐसा होता, वो भी इंसल्टेड फील करता और वो भी के बारे में ऐसे सोचता, केस फाइल करने के बारे में सोचता, राइट। तो यही प्रिंसिपल निकल के आता है। सेक्शन का पर्पस क्या है, ये सेक्शन का पर्पस है टू प्रिवेंट पनिशमेंट फॉर पैटी सोशली टॉलरेबल हार्म एंड सेव टाइम ऑफ कोर्ट्स। क्योंकि अगर कोर्ट हर छोटी छोटी बात पे ही केस लेने लग गया तो कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होगा, और कोर्ट टाइम से अपने मैटर्स सुलझा नहीं सकेगा, ऑलरेडी इतने पेंडिंग मैटर्स हैं। तो इन ऑर्डर टू सेव टाइम और प्रिवेंट करना पनिशमेंट को भी, कि जो भी छोटे छोटे से ट्रिवियल मैटर्स है, पैटी मैटर्स हैं जो टॉलरेट हो सकते हैं, उनमें किसी को पनिश ना किया जाए। दैट्स ऑल। मैंने ट्राई करी है वीडियो पूरा बनाने की, जो भी जनरल एक्सेप्शंस है, एंड सो दैट इन वन गो आप पूरा इसको समझ सको। एंड आई होप यू लाइक इट। प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट। थैंक यू।